हम्म। तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है एटम चैप्टर में, देखो क्या क्या आता है वो देखते हैं। एटम में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हाईली वेटेज हैं और एक ही टॉपिक से ही अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला आता है अपना रदरफोर्ड मॉडल, है ना। हाँ। रदरफोर्ड, बच्चे रदरफोर्ड को छोड़ देते हैं, रदरफोर्ड मॉडल को, ये थ्योरी है क्या ही पूछेगा। लेकिन हम्म। 2026 में देखोगे तो रदरफोर्ड मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है। सेकंड आता हाँ। है अपना बोहर के पोस्टुलेट्स, ये है इंपॉर्टेंट। तीसरा अपना बनता है, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बनते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा से, ठीक है। हमें स्पेक्ट्रा। हम्म। एटॉमिक स्पेक्ट्रा जिसमें हम इमिशन वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ से मतलब बोहर पोस्टुलेट और एटॉमिक स्पेक्ट्रा कोरिलेट ही करता है, या फिर बोहर पोस्टुलेट का सब टॉपिक भी बोल सकते हो एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो ये तीन टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में पढ़ने हैं। काफी इजी है, ठीक है। सबसे पहले रदरफोर्ड की ही बात करते हैं। तो रदरफोर्ड मॉडल ने में क्या, देखो क्या बताया था रदरफोर्ड मॉडल ने। पहले हमें न्यूक्लियस का और एटम का स्ट्रक्चर नहीं पता था कि एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर क्या है। तो रदरफोर्ड मॉडल हाँ। फाइनली हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर बताने में कामयाब होते हैं कि एग्जैक्टली एटम का स्ट्रक्चर क्या है। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए क्या यूज किया था, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल लिया था, ठीक है। अल्फा हाँ। पार्टिकल के साथ क्या थी, एक गोल्ड की फॉइल थी। गोल्ड कवर। हम्म। ये दो चीज ली हुई थी, अल्फा पार्टिकल एंड गोल्ड फॉइल। अल्फा पार्टिकल आते हैं गोल्ड फॉइल पर आके टकराएंगे। तो टकराने से कुछ चीजें होंगी, कुछ तो अल्फा पार्टिकल वापस चले जाएंगे, या तो अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल को क्रॉस करके चले जाएंगे। ये दो ही चीजें हो सकती हैं भाई। अगर आप किसी भी चीज से किसी भी चीज को कोलाइड करोगे तो क्या होगा, या तो वो चीज टकरा के वापस आएगी, या वो चीज हाँ। क्रॉस करके बाहर चली जाएगी। यही कुछ हुआ था। तो देखो हम्म। ऑब्जर्वेशंस क्या मिली, कि जब हमने यहाँ से सपोज करो ये अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं और ये अपनी गोल्ड फॉइल है, तो देखने को क्या मिला, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ऑब्जर्वेशंस हमें क्या मिली। ऑब्जर्वेशंस ये थी कि मोस्टली जो अल्फा पार्टिकल्स थे ना वो क्या हो गए, वो स्ट्रेट चले गए, ठीक है, विदाउट डिफ्लेक्शन। ओके। यानी आप बोल सकते हो कि हम्म। 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, 99% ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पास्ट डिफ्लेक्टेड। अनडेविएटेड, है ना। हम्म। अनडेविएटेड का मतलब कि अगर ऐसे आ रहा है ना तो इसी पाथ से ऐसे वापस चला जाएगा, अल्फा पार्टिकल क्रॉस हाँ। कर जाएगा इस शीट को, गोल्ड की शीट को ऐसे क्रॉस करके चला गया ऐसे, ठीक है, अनडेविएटेड है। और क्या देखा गया, हम्म। कुछ पार्टिकल्स थे जिनमें बहुत स्मॉल डिफ्लेक्शंस देखने को मिली, वेरी स्मॉल डिफ्लेक्शंस, ठीक है। हाँ। सेकेंड, फ्यू अल्फा पार्टिकल्स showed स्मॉल डिफ्लेक्शंस, किन्हीं ने स्मॉल स्मॉल डिफ्लेक्शंस दिखाई। और कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जिसे हम बोलते हैं वेरी फ्यू, बहुत फ्यू मतलब कोई एक दो पार्टिकल्स ऐसे थे जो क्या करके चले गए, अपने पाथ को रिट्रेस करके चले गए। तो इस ये तो थी ऑब्जर्वेशन, जब एक्सपेरिमेंट किया तो इस ऑब्जर्वेशन से कॉन्क्लूड क्या करेंगे, कॉन्क्लूड क्या किया। कि कुछ मटेरियल है बीच में। हाँ, स्मॉल डिफ्लेक्शन, कुछ तो स्मॉल डिफ्लेक्शन दिखा के चले गए। और हम्म। कुछ ने क्या किया, वेरी वेरी फ्यू, very few particles retrace their path। retrace their path का मतलब क्या है, कि ये मेरे पास अल्फा पार्टिकल आ रहा है, ये जाएगा और ये इसी रास्ते से वापस लौट आया, वापस चला गया। हम्म। वापस आ गया, इसी रास्ते से वापस आ गया। तो ये तीन कंक्लूजन है जो हमें देखने को यहाँ से मिलते हैं रदरफोर्ड मॉडल से। अब इस ऑब्जर्वेशन पे कुछ कंक्लूजन निकाले गए कि कंक्लूजन क्या हो सकता है। अब तुम खुद बताओ, हमें देख के लग रहा है कि 99% पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए, मतलब जो वो शीट थी उसमें उन अल्फा पार्टिकल को रोकने के लिए कुछ था ही नहीं, तभी तो वो सीधा चला गया। तो हाँ, दैट एम्प्टी था। मीन्स जो भी मेरे पास एटम है उसका मोस्ट ऑफ द स्पेस कैसा है, मोस्ट ऑफ द स्पेस एम्प्टी। क्या है, एम्प्टी है, राइट। अगर मैं यहाँ से हाँ। बात करूं कि क्या कंक्लूजन आया, कंक्लूजन आया कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी।
किसका? ऑफ एटम, है ना, हाँ। एम्प्टी है। और और हम्म, क्या पता चला? और ये पता चला कि बहुत छोटे से स्पेस में एक हैवीली मास पार्टिकल है जिसका चार्ज पॉजिटिव है। भाई रिट्रेस, कुछ पार्टिकल रिट्रेस करे ना, रिट्रेस का मतलब है हाँ। वो रिपल्सिव फोर्स लगा उनमें, है ना, तभी तो वो पार्टिकल वापस उसी रास्ते से वापस चला गया। वो कब जा सकता है? जब वहां पर कोई एक ऐसा सॉलिड पार्टिकल बैठा हो जो उस अल्फा पार्टिकल को क्या कर दे, रिपेल कर दे। प्रिपेयर रिपेल करेगा। करेगा तभी वापस जाएगा। तो यहां से हम ये भी कंक्लूड करते हैं कि एक बहुत छोटे से स्पेस में हाईली डेंस पॉजिटिव चार्ज्ड है जो थोड़े से स्पेस में बैठा गया है, और उसी को हमने क्या बोला? उसी को हमने बोला न्यूक्लियस। ठीक है। तो यहां से ये एक सेकेंड पॉइंट आप ये भी लिख सकते हो कि देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, हम्म। रिसाइड्स इन एटम। तो एटम में एक छोटा सा पॉजिटिव चार्ज भी रिसाइड करता है, और वो बहुत छोटे से स्पेस में है। तीसरा, यहां से हमने साइज ऑफ न्यूक्लियस भी कैलकुलेट किया। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस किस में आता है? 10⁻⁻15 टू 15। 10⁻⁻14 मीटर, जिसे हम फेम्टोमीटर में बोलते हैं। तो ये कुछ कुछ कंक्लूजन आए यहाँ से। ठीक है। उसके बाद हाँ। रदरफोर्ड कुछ चीजें बता नहीं पाया। क्या क्या लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की? लिमिटेशंस थी रदरफोर्ड की, स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी नहीं बता पाया। जैसे कि बात करते हैं ईएम वेव्स, जब पढ़ा होगा तो ईएम वेव्स में क्या पढ़ा था? ईएम वेव्स में आपने पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टिकल है, अगर उसको एक्सिलरेट करा देते हैं, देखो, हम्म, यहां से थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। आपने हाँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ी थी। इलेक्ट्रोस्टैटिक हाँ। क्या देखा था? कि अगर कोई भी चार्ज रेस्ट पर है, राइट, अगर कोई भी चार्ज हम्म। रेस्ट पर है तो वो क्या जनरेट करता है अपने चारों तरफ? एक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ। अगर चार्ज को मोशन में करा देते हैं तो क्या जनरेट करता है? चार्ज को मोशन में, चार्ज को कोई वेलोसिटी दे दो तो क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या था? करंट के लिए निकाली थी ना, करंट कैरिंग कंडक्टर। हाँ। तो इसका मतलब चार्ज मोशन में है। अगर चार्ज मोशन में आ जाता है तो कौन सी फील्ड जनरेट करता है वो? मैग्नेटिक फील्ड, है ना। मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैं हाँ। अब चार्ज को एक्सिलरेट करा दूं, क्या करा दें? चार्ज को एक्सिलरेट करा दें, एक्सेलरेट। तो वो क्या रेडिएट करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है। अगर चार्ज हम्म। को एक्सिलरेट करा देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सिलरेट करता है। तो सिंपल सी बात यहां पर भी यही बोली गई कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर किसी भी ऑर्बिट में एक्सिलरेट कर रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में है तो सिंपल सी बात है उसके पास एक्सिलेशन आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ वेलोसिटी हो रहा है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की वजह से हाँ। वेलोसिटी का चेंज हो रहा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स जो है एक्सिलरेट होगा। एक्सिलरेट होगा तो मतलब चार्ज पार्टिकल की एनर्जी रेडिएट हो रही है, और कंटिन्यूअसली अगर वो अपनी एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो वो न्यूक्लियस के इतना नजदीक आ जाएगा कि न्यूक्लियस में वो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? फॉल हो जाएगा। जबकि ओके। अगर ऐसा होता नहीं है, अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में फॉल हो जाएगा तो एटम कोलैप्स कर जाएगा, राइट। एटम कोलैप्स कर हम्म। जाएगा ना। अगर एटम ही कोलैप्स कर जाएगा तो आज हम तुम ये दुनिया ये नहीं होती। तो ऐसा नहीं है। तो इस चीज का जो आंसर था वो रदरफोर्ड नहीं कर पाए। फिर उसके बाद आता है अपना सबसे इंपॉर्टेंट मॉडल जिसे हम बोलते हैं बोहर मॉडल, राइट। तो बोहर हम्म। मॉडल पे जाने से पहले कुछ कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। जैसे हम बोलते हैं जिसे अल्फा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री, और जिसे इम्पैक्ट पैरामीटर भी बोलते हो, ठीक है। इम्पैक्ट। हाँ। तो हम लिमिटेशन बस एक ही था कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और भी हैं, जैसे कि वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा जो होता है ना, कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा नहीं डिफाइन कर पाए थे, तो पहले उसको हम जब हम्म। पढ़ेंगे, जब एटॉमिक स्पेक्ट्रा पढ़ेंगे। ठीक है। एटॉमिक स्पेक्ट्रा क्यों ओके। होता है? मान लो जैसे कि आपने कोई गैस ली, उस गैस में से आपने किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का कुछ भी टारगेट कराया, तो आपको ना आउटपुट पे कुछ ही कलर्स मिलेंगे। वो कुछ ही कलर्स क्यों मिले? बाकी कलर्स हम्म। कहाँ चले गए? तो वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा आता है। उसको जब पढ़ेंगे तब डिटेल में, तब थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। यही लिमिटेशंस है ठीक है। दो। फिर इम्पैक्ट पैरामीटर्स क्या होगा? परपेंडिकुलर वेरी डिस्टेंस। गुड। पैरामीटर है ना, इम्पैक्ट पैरामीटर। हम्म। ये होता है
देखो इम्पैक्ट पैरामीटर से ना हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास जो भी अल्फा पार्टिकल है उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होने वाली है। इम्पैक्ट हाँ। पैरामीटर से हम ट्रेजेक्ट्री का आइडिया लगा सकते हैं। देखो ट्रेजेक्ट्री का आइडिया कैसे लगा सकते हैं, सपोज मेरे पास ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। इससे हम ट्रेजेक्ट्री का आइडिया लगा सकते हैं। ट्रेजेक्ट्री का मतलब है कि कोई अल्फा पार्टिकल कितना क्या करेगा, स्कैटर होगा। सपोज करो ये हाँ। अपना न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस का सेंटर है, ठीक है। अब मैंने क्या हम्म। किया, किसी अल्फा पार्टिकल को इस न्यूक्लियस के जो लाइन जॉइनिंग है, ऐसे एक अल्फा पार्टिकल को मैंने बेटा यहीं से ही स्ट्राइक कराया, मतलब उसको इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, ठीक है। ये हाँ। अल्फा पार्टिकल जाएगा 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 जाएगा, एकदम हेड ऑन कॉलिजन होगा ना, एकदम। हम्म। तो इसका मतलब सिंपल दिख रहा हाँ। है कि ये पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस ही करेगा। ये पार्टिकल अपने पाथ को रिट्रेस ही करेगा। अब सपोज करो कि मैंने किसी अल्फा पार्टिकल को इतनी दूर से वेलोसिटी, देखो कोई अल्फा पार्टिकल है, रेड कलर से दिखाती हूँ, यहाँ है कोई अल्फा पार्टिकल, ठीक है। इस अल्फा हाँ। पार्टिकल को वेलोसिटी दी v। अब ये ऐसे ऐसे जाएगा अपने इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये चला ऐसे चला। अब देखो न्यूक्लियस का फोर्स इतना लॉन्ग रेंज फोर्स तो नहीं है, राइट। न्यूक्लियर फोर्सेस हाँ। कैसा फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्सेस शॉर्ट रेंज में एक्ट करता है। अगर तुमने किसी पार्टिकल को वेलोसिटी दी लेकिन वो तुम्हारे न्यूक्लियस से काफी दूर है, तो तुम्हें साफ पता लग रहा है कि ये पार्टिकल कैसे चला गया, अनडेविएटेड चला गया ना, हम्म। राइट। हाँ। अनडेविएटेड चला गया ये पार्टिकल, अनडेविएटेड। तो यहां से हम लोग थोड़ा इस चीज का आइडिया ले सकते हैं कि हमारे पास आने वाले पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या रहने वाली। ये हो गया अपना अनडेविएटेड पाथ इसका, ठीक है। अब इम्पैक्ट पैरामीटर एग्जैक्टली क्या है, इम्पैक्ट पैरामीटर है कि जो भी तुम्हारा पार्टिकल था, अल्फा पार्टिकल, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से सुनना हमेशा इनिशियल वेलोसिटी के बारे में। उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो तुम्हारे न्यूक्लियस के लाइन ज्वाइनिंग के जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाएगी, इसे हम बोलेंगे क्या, इम्पैक्ट पैरामीटर। तो सपोज ये पॉइंट ए हुआ और ये पॉइंट बी हुआ, इस ए बी डिस्टेंस को क्या बोलोगे, यही इम्पैक्ट। इम्पैक्ट पैरामीटर होगा, ठीक है। हाँ। अब मान लो कोई पार्टिकल यहां से आया है इनिशियल वेलोसिटी लेके, तो साफ पता चल रहा है कि ये बिल्कुल इसके क्लोज से गुजरेगा, तो कुछ ना कुछ डेविएशन हो जाएगा इस तरीके से, राइट। ये एंगल सपोज हाँ। बन गया इस तरीके से। तो जो जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम, देखो ध्यान से, जितना इम्पैक्ट पैरामीटर कम उतना डेविएशन ज्यादा, ज्यादा। हाँ। राइट। तो जितना इम्पैक्ट हम्म। पैरामीटर कम होगा उतना आपका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर हुआ। हाँ। फिर एक टर्म आती है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यहां से 2026 में 3-4 शिफ्ट में लगातार क्वेश्चन आए थे। अच्छा। यस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नाम से कुछ समझ में आ रहा होगा, हम्म। राइट। देखो हाँ। ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। ये न्यूक्लियस का सेंटर है, तो सपोज ये रेडियस हो जाएगी और ये कंप्लीट तुम्हारा डायमीटर हो गया डी। सपोज आपने यहां से किसी अल्फा पार्टिकल को थ्रो किया। अब ये अल्फा पार्टिकल के पास आपने इनिशियली वेलोसिटी दी, तो सिंपल सी बात है अल्फा पार्टिकल के पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है इनिशियली, राइट। हाँ। हाँ। अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है, कल अल्फा पार्टिकल आगे बढ़ता हुआ जा रहा है तुम्हारे न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास कैसा चार्ज होता है, न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। हम्म। जिसे हम किससे शो करते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज को जेड ई से, करेक्ट। वेयर हाँ। जेड क्या है, जेड इज एटॉमिक या नंबर। नंबर ऑफ फोटोन बोल सकते हो, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन, हाँ। नंबर ऑफ प्रोटोन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके। अब जैसे जैसे तुम्हारा ये अल्फा पार्टिकल आगे की तरफ जाएगा क्या होगा, अल्फा पार्टिकल जैसे आगे की तरफ जाएगा तुम्हारे न्यूक्लियस के पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अल्फा हम्म। पार्टिकल ने भी पॉजिटिव चार्ज कैरी किया हुआ है, तो दो पॉजिटिव हाँ। पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे आपस में, रिपेल। रिपेल करेंगे। तो इसका मतलब हाँ। ये होगा अल्फा पार्टिकल जैसे ही आगे बढ़ेगा,
अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी क्या होनी शुरू हो जाएगी, डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, कम। कम होनी शुरू हो हाँ जाएगी ना, क्योंकि वो उस फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा होगा। किस फोर्स के अगेंस्ट, न्यूक्लियस फोर्स के अगेंस्ट, न्यूक्लियस नहीं क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलोगे, कुछ दूर तक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट काम करेगा, मान लो यहां तक, हाँ। ठीक है, हम्म। क्योंकि इसके पास भी चार्ज है और इसके पास भी चार्ज है, तो यानी इसको कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता चला जाएगा। जैसे ही ये इस फील्ड से आगे बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली गई, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, एक पॉइंट पे क्या हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की, जीरो। एक पॉइंट पे सारी काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की जीरो हो जाएगी। इसका मतलब है कि अब हम्म। तुम्हारा अल्फा पार्टिकल आगे नहीं जा सकता, क्योंकि वेलोसिटी हो गई है जीरो, ठीक है। और मेजरली ये वेलोसिटी कब जीरो होती है भाई, जब तुम्हारा पार्टिकल न्यूक्लियस के जस्ट एज पे होगा, यानी यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही ओके। तुम्हारा पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, तुम्हारे इस अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगी इस पॉइंट पे जीरो। अब सवाल आता है कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यही निकालो कि तुम्हारा अल्फा पार्टिकल कितना क्लोजेस्ट पहुंचा, किससे, एज न्यूक्लियस के, तो यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है। कितना है क्लोजेस्ट अप्रोच, बताओ कितना अप्रोच किया वो न्यूक्लियस को, ये डिस्टेंस सेंटर से, आर दूरी, आज हाँ। आर दूरी। बस यहाँ पे अब लगाना होगा एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन कैसे, जितना काइनेटिक एनर्जी इनिशियल था अल्फा पार्टिकल के पास, वो सारा का सारा लॉस हो गया, वो सारा का सारा हम्म। लॉस होकर किस में कन्वर्ट हुआ, पोटेंशियल एनर्जी में। हाँ। देखो काइनेटिक एनर्जी चली 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 चली, इस पॉइंट पे आके तुम्हारा काइनेट क्या हो गई, पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो गई, ठीक है। जीरो हो सारी जाएगी काइनेटिक हाँ। एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल गई। कुछ इंस्टेंट के लिए तुम्हारा पार्टिकल मोमेंटरली रेस्ट पे आएगा और फिर वापस अपने रास्ते पर वापस आ जाएगा, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स है ना, रिपल्सिव हाँ। को धक्का देगी वापस, तो वो वापस जाएगा, ठीक है। तो जितनी जो हाँ। भी उसको फोर्स लगेगी उस एक्सेलरेशन से वो वापस चलता चला जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब मुझे काइनेटिक एनर्जी बताओ, मान लेते हैं कि अल्फा पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी थी इनिशियली, हाफ एम वी स्क्वायर। हम्म। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की उसमें ना, यस, यस, Q1 Q2/R। यस, Q1 K Q1 Q2 बाय आर, है ना। R। तो अब यहाँ हम्म। पर सेम लिखना है, तो के, क्यू किसका चार्ज होगा, देखो एक क्यू हो गया मेरे पास अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना होगा 2e। हम्म। फिर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का चार्ज कितना हो जाएगा Ze ZE हाँ। अपॉन आर। अब ये जो आर है ना, ये आर, ये याद रखना, ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, क्या है, ये आर ही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, और इसको आर को और क्या बोल सकते हो तुम, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यस, यहीं पर हम्म। यही चीज नहीं बताई जाती आधी जगह, यही रेडियस ऑफ न्यूक्लियस है, ठीक है। कई बार ओके। पूछ लेते हैं, ऐसा सवाल दे देंगे तुम्हें, बोलेंगे डायामीटर बताओ कितना है न्यूक्लियस का, तो डायामीटर में हम्म। कुछ नहीं, तुम्हें ये आर निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो डायामीटर आ गया न्यूक्लियस का, हाँ। दैट्स इट। तो ये इक्वेशन इतनी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें याद रखना है। यहाँ पर ये भी लिखवा देती हूँ कि आर इज क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑल्सो, तो ये आर से तीन चार चीजें बनती हैं, ओके। क्लोजेस्ट डिस्टेंस, तो यही है ना, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यस, ये ओके। आर जो तुम यहाँ से निकालोगी यही क्लोजेस्ट डिस्टेंस है, यही हाँ। न्यूक्लियस की रेडियस है, यहाँ से डायमीटर भी निकाल सकते हैं। तो ठीक बस है। फॉर्मूला क्या रहेगा, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल दो, दैट्स इट। मास तुम्हारा हम्म। अल्फा पार्टिकल का ही रहेगा, वेलोसिटी तुम्हारी अल्फा पार्टिकल की रहेगी, ठीक है। हाँ। दैट्स इट, यही फॉर्मूला था यहाँ पे, और यही कई बार आया है क्वेश्चन। हम्म। ओके, फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट में थोड़ा इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं हम। इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट, केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो वैसे तो ये सारी चीजें, हम्म। बच्चों की केमिस्ट्री बहुत फेवरेट है। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, ओके, सपोज हमारे पास ये अपना न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के पास, और ये मैं मान लेती हूँ कि हमारे पास ऑर्बिट है। ऑर्बिट में कौन रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट में घूमता है अपना इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, है ना। इलेक्ट्रॉन हाँ। अगर ऑर्बिट में घूम रहा है तो देखो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी भी होगी इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है, सर्कुलर मोशन, हाँ। एक्सेलरेशन भी होगी, और एक फोर्स होगा,
अब कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में है, तो सर्कुलर मोशन में होने के लिए एक नेट फोर्स चाहिए होती है टुवार्ड्स द सेंटर, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, करेक्ट। सेंट्रीपिटल हाँ, फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर। सेंटर। मतलब कितनी भी फोर्सेस लग रही हो, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो नेट फोर्स जो निकल के आएगी ना, वो हमेशा सेंटर की तरफ निकल के आएगी, और सर्कुलर मोशन में। तो ये अपनी सेंट्रीपिटल फोर्स हो गई। तो अब मुझे ये निकालनी है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी ऑर्बिट में घूम रहा है तो वो कितनी वेलोसिटी के साथ घूमेगा। तो अगर हम किसी भी ऑर्बिट में वेलोसिटी निकालना चाहते हैं, तो बताओ क्या फॉर्मूला लगाना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स, और कौन सा फोर्स है, और कौन सा फोर्स है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक। वेरी गुड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट। इसका मतलब यही देखो, हम्म। अब न्यूक्लियस पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो मैं देखूं कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर ही तो लग रहा है, अट्रैक्शन का हाँ। फोर्स हो गया ना। तो क्या यही अट्रैक्शन का फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। यस। तो यही हाँ। सेंट्रीपिटल, जो ये मेरे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड बिटवीन इलेक्ट्रॉन, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। तो यहां से मैं लिख सकती हूँ एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बराबर एफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है। एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना हो जाएगा मेरा, के Q1 Q2 बाय आर स्केयर। अब आर क्या है भाई, रेडियस ऑफ ऑर्बिट। जिस ऑर्बिट में हाँ। तुम्हारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसी ऑर्बिट की ये रेडियस हो जाएगी, रेडियस ऑफ ऑर्बिट या ऑर्बिटल रेडियस। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर हो जाएगा, mv² बाय mv²/r। mv²/r। क्या यहाँ से हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। हाँ। हाँ, यहां से हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी। एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, के को भी लिख सकते हो, तो वेलोसिटी कितनी आई यहाँ से, v² = k Q1 QT बाय न्यूटन। एम आर। ठीक है, तो यहाँ से हम और भी क्या, यहाँ से हम वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हो। रेडियस किसके बराबर आ जाएगी देखो, आर अगर निकालना हो तो q1 आर q2 इक्वल्स अपन टू mv²। k Q1 Q2 अपॉन mv²। ठीक है। हाँ। अब देखो, इसको थोड़ा सा और एनालाइज कर लेते हैं। एक तो मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही है, ई। एक मेरे पास न्यूक्लियस का चार्ज है, जिसे हम जेड ई बोलेंगे, तो ये जेड ई स्केयर हो जाएगा अपॉन mv²। ये हो गई तुम्हारी रेडियस, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ से हम रेडियस, ऑर्बिटल रेडियस निकाल सकते हैं। अब बात आई कि भाई वेलोसिटी तो हटाओ, वेलोसिटी देखो आ रही है ना यहाँ पे v², तो मुझे वेलोसिटी नहीं पता और रेडियस नहीं पता, यहाँ पे दो अननोन टर्म्स है, राइट। हाँ। दो अननोन टर्म्स है, वेलोसिटी और रेडियस, तो ये तो रिलेशन आया वेलोसिटी और रेडियस में। अब मुझे इनमें से किसी एक टर्म को एलिमिनेट करना पड़ेगा, जिससे हमारा आंसर निकल के आएगा। बताओ अब क्या कर सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो पता है हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, दो चार्जेस हैं। k q1 q2/r। हाँ, तो अब यहां से अगर मुझे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, कितना निकल के आएगा देखो, इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल एनर्जी भी निकाली थी, हाँ। वही है बस, के Q1 Q2 बाय आर। आर तुम्हारी यहाँ पे ऑर्बिटल रेडियस है। और क्या लिख हम्म। सकते हो, ZE² अपॉन KZE² अपॉन आर। ठीक है, तो ये दो मैंने क्या हाँ। निकाल ली, एक तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल ली, v² आ गया ना इन टर्म्स ऑफ आर। देखो, हाँ। काइनेटिक एनर्जी, अब मेरे को अगर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, काइनेटिक एनर्जी लिखनी है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम mv²। mv²। किसकी काइनेटिक एनर्जी है बेटा ये, इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ मैं सारी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन हाँ। की काइनेटिक एनर्जी, और ये पोटेंशियल एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन की है। ठीक है, ओके, हम्म। हाफ mv²। अब देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज 1/2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v² देखो यहाँ ऊपर निकालिए, इस v² को यहाँ पुट कर दो, के Q1 Q2 बाय एम से एम कट गया, दोनों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, देखो ध्यान से। हाँ। तो यहाँ पर मेरे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, हाफ e k q1 q2/r। हाँ इसको लिखो, के
ZE² अपॉन 2R आया ना, 2R। हाँ, और K को ओपन ओपन अप कर देते हैं तो कितना आएगा, ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर, यही आर। बनेगा। हाँ पोटेंशियल एनर्जी को भी इस टर्म में लिख दो तो क्या बनेगा, देखो, ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, आ गई। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। यहां पर मैंने तुम्हें क्या करवाया है, अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है, तो उस ऑर्बिट में उस इलेक्ट्रॉन के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी और कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी, वो काइनेटिक लिखवाइए। तो एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ZE² अपॉन जेडी। 4 पाई एप्सिलॉन आर। काइनेटिक एनर्जी कितना है, ZE² अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन एट नॉट। पाई। हाँ। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी में कुछ एरर दिख रही है या कुछ मिसिंग टर्म लिख रही है, माइनस साइन। हम्म। माइनस साइन क्यों है, माइनस साइन यहाँ पे बताओ, बता सकते हो माइनस साइन क्यों है पोटेंशियल एनर्जी का? क्योंकि बिकॉज, इसमें मैग्नेटिक लेयर इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, यहाँ पर ये पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी हमेशा दिखाती है अट्रैक्शन का फोर्स। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब है कि जो भी आपके पास दो चार्जेस हैं उनके बीच में कैसा फोर्स है, अट्रैक्शन का अच्छा। फोर्स, अट्रैक्शन ओके। है। तो इस और जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आया है वो इसी की वजह से ही आया है, ड्यू टू अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और न्यूक्लियस पॉजिटिव। तो इसीलिए जब भी हम्म। पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ जाए तो वो हमेशा अट्रैक्शन फोर्स दिखाती है, तो इसलिए नेगेटिव लिखा है। ओके, तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल ली, काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। अब नेक्स्ट आता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट। किसी भी ऑर्बिट में अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन है उसके पास टोटल एनर्जी क्या होगी, क्या फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का? टोटल एनर्जी सम होती है काइनेटिक प्लस एनर्जी प्लस पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल। हाँ। काइनेटिक एनर्जी कितनी निकाली है, ऊपर ही देखो लिखा हुआ है, ZE² अपॉन 8 पाई और हाँ, सॉरी, काइनेटिक। हाँ। माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस में आई है, ZE² अपॉन हाँ। 4 पाई एप्सिलॉन आर। कितना बना मेरे पास टोटल एनर्जी बेटा, माइनस का जेड ई माइनस। स्क्र हाँ। ऑन एट 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ओके, अब टोटल एनर्जी में भी नेगेटिव टर्म आया है। टोटल एनर्जी में नेगेटिव टर्म क्या शो कर रहा है, हाँ, टोटल एनर्जी में नेगेटिव अट्रैक्शन। ये दिखाता है बाउंडिंग स्टेट। क्या दिखाता है, बाउंडिंग बाउंडिंग स्टेट। स्टेट। जैसे आपने ग्रेविटेशन ओके। पढ़ा होगा, हाँ। ग्रेविटेशन में जब आपने सैटेलाइट की एनर्जी निकाली होगी, कि सैटेलाइट जब किसी ऑर्बिट में है तो वहां पर सैटेलाइट की एनर्जी निकालते हैं, राइट? तो हम्म। सेम सिनारियो बनता है एटम का भी। यहां पर भी नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के बाउंडिंग स्टेट में है, कि मतलब इलेक्ट्रॉन बंधा हुआ है तुम्हारे न्यूक्लियस से। तो ये नेगेटिव साइन दिखा रहा है बाउंडेड स्टेट। अब समझ लो, सवाल आता है, सवाल आया है तुम्हारे पास कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी न्यूक्लियस के किसी आर ऑर्बिट में घूम रहा है जिसकी ऑर्बिटल रेडियस है आर, ठीक है। मुझे उस हाँ। इलेक्ट्रॉन को ना, मुझे उस इलेक्ट्रॉन को उस न्यूक्लियस से बाहर निकालना है, तो मुझे कितनी एनर्जी देनी है, सवाल ये आता है। तो कितनी एनर्जी दोगे, इसका मतलब है वो इनडायरेक्टली पूछ रहा है कि टोटल एनर्जी निकालो। क्योंकि टोटल हाँ। एनर्जी क्या है, ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस ने बांधा हुआ है। बात समझ गए आप मेरी? बाउंडेड स्टेट हाँ। का मतलब है, देखो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है ना, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। हाँ। ऑर्बिट में क्यों है वो, क्योंकि न्यूक्लियस ने उसको क्या करके रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है, किस बाइंड फोर्स करके से, रखा हुआ है। बाइंडिंग फोर्स, राइट? अब सवाल में आया कि बेटा बताओ कि इलेक्ट्रॉन जो है इस ऑर्बिट में है, ऑर्बिटल रेडियस आर है, बस इतना मिलेगा। आप हमें बता दीजिए कि इस इलेक्ट्रॉन को हमें बाहर निकालना है, कितनी एनर्जी देनी है, तो आपने इतनी एनर्जी देनी है। बस वो एनर्जी किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में। भाई नेगेटिव का मतलब बाउंड। अगर सेम एनर्जी पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब आपने एक्सटर्नल एनर्जी दी है और तुम्हारा इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, उस ऑर्बिट से बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ओके। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे इसको ऐसे ही ऊपर से लेके छोड़ देते हैं, फिर कहते हैं कि मैम सवाल नहीं बने पेपर में, ठीक है। हम्म। तो ये अपने अपने नोट्स में भी लिख लेना कि ये बाउंडिंग एनर्जी है। अगर फ्री स्टेट में या तुमसे आयनाइजेशन एनर्जी पूछ ले कि इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी बताओ फिजिक्स में, तो इलेक्ट्रॉन की फिजिक्स में आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जी यहाँ से निकलेगी। क्या है आयनाइजेशन एनर्जी, यही तो है केमिस्ट्री में, कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए, है ना। हाँ।
तो फिजिक्स में आयोनाइजेशन एनर्जी यहां से निकाली जाएगी। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको नोट करो, बाकी तो मिल ही जाएगा। हम्म। अ, ठीक है, रदरफोर्ड खत्म होता है, इसके बाद शुरू होता है अपना बोहर पॉस्टुलेट। ठीक है, और बोहर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी। ठीक है, बट सवाल जरूर आता है, चार चार नंबर का 100% हर शिफ्ट में। अब देखो, बोहर मॉडल ने सारी जितनी भी लिमिटेशंस थी ना रदरफोर्ड की, सारी लिमिटेशंस दूर कर दी। अब सबसे पहले बात थी स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी कैसे बताई इन्होंने वो देखते हैं, रदरफोर्ड मॉडल। आपको यहाँ तक कोई कॉन्सेप्ट, टॉपिक, इक्वेशन में कोई इशू है तो बेटा प्लीज बताओ। नहीं मैम, समझ गई। वेरी गुड। रदरफोर्ड मॉडल, आप वैसे चलो छोड़ो, रदरफोर्ड मॉडल। ओके, तो सबसे पहले बात आती है स्टेबिलिटी की। तो इन्होंने स्टेबिलिटी कैसे डिस्क्राइब करी? इन्होंने स्टेबिलिटी देखो ऐसे डिस्क्राइब करी, आ, इतना समय नहीं है तो मोटा मोटा ही जान लेते हैं। क्या हाँ बताया इन्होंने? बोल दिया कि इन्होंने बोला कि देखो, आप जो पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में आप जो आपकी क्लासिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसकी थ्योरी यहाँ पर अप्लाई मत करो। तो इन्होंने बोला कि जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा वो ऑर्बिट कैसी होंगी? स्टेशनरी ऑर्बिट हो। ठीक है, हम्म स्टेशनरी ऑर्बिट से मतलब क्या है? स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब है कि ऐसी ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमेगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, तो अपनी जो एनर्जी है वो रेडिएट नहीं करेगा। तो ये वो ऑर्बिट्स हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन स्टेबल है, जहां इलेक्ट्रॉन अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या नहीं करेगा? रेडिएट नहीं करेगा। ठीक है, तो इनको बोला गया हम्म। स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और बेच तो इस ओके। तरीके से वो अपना क्या बताते हैं, इस तरीके से वो प्रूव करते हैं अपना ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन की स्टेबिलिटी। फिर दूसरा इनका एक पॉस्टुलेट आता है, सेकंड पॉस्टुलेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है सेकंड पॉस्टुलेट? सेकंड पॉस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ ये नहीं है कि इलेक्ट्रॉन हर किसी ऑर्बिट में घूमता हुआ मिलेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूमेगा उसका भी एक पॉस्टुलेट इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन क्या बताया? रिवॉल्व्स ओनली, एनर्जी लेवल्स। हाँ, ओनली इन दोज ऑर्बिट्स which have angular momentum equals to, NH by 2 pi। very good, is equals to nh by 2 pi, right? यही था हम्म। कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होना चाहिए? n टाइम्स ऑफ h अपॉन 2 पाई, 2 pi। ये होना चाहिए। n क्या है? n क्या होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ ऑर्बिट। ऑर्बिट। यस, n क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो n यानी इंटीजर है यहाँ पर। n जिसे आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हो, ठीक है, ये प्रिंसिपल क्वांटम हाँ, नंबर ही है। n सिर्फ 1 2 3 4 5 यानी कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, इंटीजर फ्रैक्शनल हाँ। वैल्यू नहीं हो सकती n की। तो ये अगर एंगुलर यानी सिर्फ वही ऑर्बिट जहां पर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम h अपॉन 2 पाई का इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए, तो वो वही ऑर्बिट स्टेबल है। अगर कोई ऐसी ऑर्बिट है, जैसे सपोज करो मैंने एक L की वैल्यू ली 1, तो मेरे पास एंगुलर मोमेंटम एक ऑर्बिट का आया h अपॉन 2 पाई। मैंने एक ऑर्बिट ले ली, सेकेंड ऑर्बिट, क्या मान n की वैल्यू क्या मान लू मैं? 3.3/2 ले लेते हैं, 3/2, तो ये हो जाएगा h अपॉन 2 पाई। तो जो ऐसी ऑर्बिट है ना, तो ऐसी ऑर्बिट उन्होंने बोली कि ऐसी ऑर्बिट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, और एग्जिस्ट करेंगी हाँ। तो इलेक्ट्रॉन के लिए वो फॉरबिडन हो जाएंगी, कि इलेक्ट्रॉन ऐसी ऑर्बिट में नहीं जाएगा, वो फॉरबिडन है। ठीक है, ऐसी हाँ। एनर्जीज की ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट यही अपना लॉ आता है, पॉस्टुलेट आता है कि ऑर्बिट कौन सी ऐसी हैं जो स्टेबल हैं। तो ये वो ऑर्बिट्स हैं जो कैसी मानी जाएंगी? स्टेबल मानी जाएंगी। ठीक है, एच क्या है यहाँ पे? एच इज योर प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। एच की वैल्यू कितनी होती है? सिक्स सिक्स पॉइंट पॉइंट सिक्स सिक्स टू इंटू टेन की सिक्स पावर, 10⁻34। यूनिट क्या होती है? जूल्स सेकेंड। हम्म। ठीक है, तो ये आपका हाँ। सेकंड पॉस्टुलेट आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद तीसरा आता है ट्रांजिशन का, जहां से सारी थ्योरी चलती है।
और हम्म। यही है जहां से सवाल आने के 98% चांसेस हैं, यहीं से ही आते हैं, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। अब इसको ध्यान से सुनना। 2 दिन का ही है ये चैप्टर, भी ज्यादा बड़ा नहीं है, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर, अच्छा। हम्म। छोटा है। एक बार मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट हो जाए ना, तो तुम्हारा बहुत सारा सिलेबस यहीं से कंप्लीट हो जाएगा, मॉडर्न फिजिक्स से। इसके फिर एक बार हाँ। एग्जाम के क्वेश्चन ट्राई करना, नहीं लगेंगे तो फिर मैं क्लास में भी कराऊंगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन। क्या है इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन? देखो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में होता है ना, उस ऑर्बिट के पास उस एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है। ठीक है, आप बोलो कि ऑर्बिट के पास एनर्जी है, इसको ऐसे समझो कि बहुत सारी नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, उन ऑर्बिट को हम यहाँ पर बोलेंगे एनर्जी लेवल। क्या? एनर्जी लेवल। अगर एनर्जी लेवल। पर्टिकुलर एनर्जी लेवल में उस इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो उस इलेक्ट्रॉन को के पास उतनी ही एनर्जी होनी चाहिए। जैसे मान लो अब तुम्हें किसी हम्म। हॉल में मूवी देखने जाना है, तो उसमें मूवी तभी देख सकते हो जब आप उसकी टिकट परचेज करोगे, अदरवाइज हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो हाँ। ऐसे ही है कि उस इलेक्ट्रॉन को अगर वहां पर बैठना है ना उस ऑर्बिट में, तो उसके पास वही एनर्जी होनी चाहिए, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वहां नहीं जाएगा। तो जैसे सपोज करो, मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करती हूँ बेटा। सपोज ये मेरे पास कुछ एनर्जी लेवल्स हैं। ठीक है, मान लेते हैं हाँ। यहाँ पर n=0 है बेटा। जब n इक्वल्स टू, सॉरी नॉट जीरो, आई एम सॉरी, n=1। जब n=1 है, इसे हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। हाँ। ये अपना ग्राउंड स्टेट होता है। ठीक है, n=1 पे। फिर ये अपनी हम्म। n=2 एंड n=3 एंड सो ऑन। n=2 को बोला जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये पहली एक्साइटेड स्टेट है। और ये क्या हो जाएगी अपनी, ऐसे ही सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। हम्म। एंड ऐसे ही सो ऑन, लास्ट में जाके इन्फिनिटी तक जाता है, जिसमें हम लास्ट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले लेते हैं। हाँ। अब मान लो मेरे पास कोई इलेक्ट्रॉन है n=3